टॉपिक है ओडीमा इन प्रेगनेंसी। ओडीमा क्या होता है, आइडिया है? हाँ नहीं, ओडीमा क्या होता है सिर्फ इसके बारे में कोई आइडिया है? अच्छा ये ना देखो, आपने ना अक्सर फीमेल का देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद ना उनके हाथ पांव सूज जाते हैं, मोस्टली पाँव, ठीक है। वो अगर लंबे यानी कि टाइम के लिए बैठ जाए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्हें ट्रैवल करना है, तो वो जब उठेंगे ना तो उनके हाथ पाँव क्या हुए पड़े होंगे, सूजे पड़े होंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं एडीमा, ठीक है। अगर इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जो हमारा फ्लूइड है ना, फ्लूइड, ठीक है, हमने देखा था कि हमारी आर्टरीज के जरिए ब्लड जाता है, उसके बाद कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से ना कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है, जिसको हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वापस आपके सिस्टम में डाल रहा होता है। लेकिन यहाँ मतलब प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो वो जो फ्लूइड है ना वो हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है ना, हाथ हो गया, पाँव हो गया, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओडीमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये कहता है कि प्रेगनेंसी में ना तकरीबन वो कहता है कि 50% वुमेन है जो इसको एक्सपीरियंस करती है, ठीक। अब उसके काफ़ी सारे रीजंस है कि क्यों करती है, कैसे करती है, ठीक है। जो मैंने अभी बात की ना, जो प्रेगनेंसी है उसमें एंकल यानी पैरों में ओडीमा का हो जाना एक कॉमन सी बात होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि ये यानी ना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक वुमेन ने ट्रैवल किया ना, 3-4 घंटे बैठी रही है, तो उसके पाँव में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। लेकिन वो जैसे फिर रेस्ट करेगी, ठीक है, या थोड़ी सी एक्टिविटी करेगी, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएगी। तो हम इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकली नहीं लेते, हम कहते हैं कि ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और प्रेगनेंसी के बाद तो वैसे ही वो क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा आगे है पैथोलॉजिकल एडीमा, मतलब ये वो वाला एडीमा है जो प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें फिर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसमें क्या क्या होता है, पैथोलॉजिकल एडीमा एक तो होता है जी आपके ना प्रीक्लैम्सिया की वजह से, पैथोलॉजिकल एडीमा, ठीक है। एक पहली कंडीशन है बच्चे, वो कहता है ये होता है प्री एक्लेम्सिया की वजह से। प्री एक्लेम्सिया पढ़ा था ना, क्या होता है प्री एक्लेम्सिया, नहीं पढ़ा था हमने, हैं? ये पढ़ा ये टर्म प्री एक्लेम्सिया? हाँ बताओ बताओ क्या। अच्छा अच्छा, ये बच्चे पता है क्या होता है, ये होता है कि प्रेगनेंसी में ना वेट आपको पता है गेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म और इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आती है, और सोडियम की रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से ना ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। याद रहेगा ना, ठीक है। अब इसके काफ़ी सारे रीजन, हम उसमें नहीं जाएंगे, फिर अलग से टॉपिक है ना वहाँ पढ़ लेंगे। दूसरे नंबर पे बचे अनीमिया। आपको पता है कि प्रेग्नेंट फीमेल में अनीमिया कॉमनली मिलता है। अनीमिया का तो पता है ना क्या होता है, बच्चे सिंपल खून की कमी को अनीमिया कहते हैं, अनीमिया, हाँ। अगर एच बी ना, एच बी 11 से कम है ना फीमेल में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अगर प्रॉपर डाइट और ये चीज़ें नहीं ले रहे, तो उस कंडीशन को फिर हम मतलब एचबी कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो इसमें भी फिर स्वेलिंग, क्योंकि प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है, सेल कम हो जाते हैं, तो एंकल में स्वेलिंग होना एक कॉमन सी बात नहीं करती है, ठीक है। अच्छा अगली है जी मेडिकल डिजीजेस की बात करें, अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, तब भी हमें ये एनीमिया देखने को, ओडीमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद है वेरिकोज वेन, ठीक। अक्सर आपने देखा होगा कि फीमेल में ना जो छोटी छोटी जो वेन होती है ना, वो ना फूल जाती है पैरों पे, ये देखा है कभी? पाँव के अलावा ना वो वेन्स भी अक्सर ना ऐसे नजर आ रही होती है, ठीक है, वो मतलब जिस तरह लच्छा टाइप बना रही होती है, ठीक है, उसे कहते हैं वेरिकोज वेन। उसमें भी हमें एडीमा देखने को मिलता है। आगे है बच्चे इन द पेरिफेरल ट्यूबर थ्रोम्बोसिस। अच्छा कभी कभार क्या हो जाता है कि कोई जो वेन है ना, ठीक है, वहाँ कोई ब्लॉक आ गया है, जिसकी वजह से भी हमें ये एडीमा देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका जो मतलब चेंजेस की बात कर रहे थे। आगे बच्चों जनरल मेटाबॉलिज्म। जनरल मेटाबॉलिज्म का मतलब है, जाहिर सी बात है, जब क्या होती है
रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना जनरल मेटाबॉलिज्म। अच्छा इसमें क्या कहता है कि देखो जब एक फीटस बॉडी में आता है ना बेबी, तो जाहिर सी बात है उसकी हर चीज़ ने बनना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो जो फॉर एग्जांपल एक फीमेल थी ना, उसकी रिक्वायरमेंट थी दो दो मतलब समझो कि 2000 कैलोरीज, ठीक है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होगी तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले उसे फॉर एग्जांपल इतना कैल्शियम चाहिए था, फिर उसको कैल्शियम की वो ज़्यादा हो जाएगी, इसी तरह बाकी मिनरल्स हैं उसकी भी वो चीज़ें उसको क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा इसमें वो कहता है कि एक एग्जांपल भी देता है कि एक दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, आयरन, ठीक है, और दूसरा है कैल्शियम, ठीक, और तीसरा है उसकी जो मतलब कैलोरीज है ना उनकी रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाएगी, ठीक है, पहले जो ले रही थी उससे वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अच्छा अगर ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जैसे बात है टिश्यू डेवलप हो रहा होता है, पूरी बॉडी डेवलप हो रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं 25% जो मेटाबॉलिज्म है ना वो इंक्रीज कर जाता है सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा इसमें भी है कि हाई कैलोरी डाइट हमें ज़रूरी होती है ताकि वो बच्चे की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके और मदर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो सके, पूरी हो सके, ठीक है। अब है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वैसे तो प्रेगनेंसी में ना हमें बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब हमने उनको कार्बोहाइड्रेट भी देने हैं, प्रोटीन भी देनी है और फैट भी देने हैं और मिनरल्स भी देने हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्योंकि हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी ज़्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से पूरी करते हैं, तो इसलिए वो फिर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत उनको बढ़ जाती है। अच्छा इसमें ना वो कुछ बता देता होता है, आयरन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो होती है प्रेगनेंसी में 1000 mc, ठीक है, आयरन की रिक्वायरमेंट, हाँ ये आयरन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो आपकी है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट वो होती है 30 ये यूनिट है, ठीक है, फीटस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमें डेली बेसिस पे इतनी फीमेल को आयरन देनी है और इतनी क्या देना है, कैल्शियम देना है, ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो सके, पूरी हो सके, ठीक है। अगर पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ये वाली रिक्वायरमेंट किससे पूरी कर लें, डाइट में पूरी कर लें, वो वाली डाइट देनी जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको सूट नहीं कर रहे, ठीक है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो फिर हम क्या कोशिश करेंगे, मिनरल्स फार्म में दे देंगे। मिनरल फार्म का मतलब है उनको टैबलेट दे देंगे, आपको पता है आयरन की टैबलेट भी मिलती है फीब्रस सल्फेट के नाम से, ठीक है, और कैल्शियम कैल्शियम 1000 के नाम से आ रही है, ठीक है, ये चीज़ें हम उसको फिर दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद हाँ वो कहता है कि अगर ये हम जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करेंगे तो मदर अनेमिक हो जाएगी और बच्चे को भी फिर इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर कैल्शियम नहीं देंगे तो उसकी बोन्स की डेवलपमेंट, एक तो उनकी ग्रोथ भी कम होगी, दूसरा कि वो वीक हो जाएंगी, और इवन के बच्चा पैदा होगा ना तो वो मुड़ भी सकती हैं, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, बोन्स मुड़ जाती हैं, ठीक है, मतलब गिरा है या किसी ने पकड़ा है तो बोन्स क्या गई, मुड़ गई, ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो आपने शायद देखे हो अक्सर बच्चों के पाँव मुड़े हुए होते हैं, क्लब फुटिंग कहते हैं हम, पैदा होने देखें, हाँ नॉर्मल मतलब यानी कि वो ऐसे मुड़े हुए होंगे तो फिर उनको मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है उनको सीधे करना, वो हो जाते हैं। वो ज़्यादातर जो मतलब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना वो कैल्शियम और फास्फेट और विटामिन डी की कमी की वजह से आ रही है, क्योंकि आपने ये फील किया होगा कि प्रेगनेंसी में ना बहुत सारी फूड हमें टॉलरेट नहीं कर रही होती, ठीक है ना, मतलब उनको वोमिटिंग आ रही होती है या कोई और प्रॉब्लम, तो फिर लेडीज़ क्या करती हैं वो कंडीशन से बचने के लिए उन खुराक को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इधर तक कोई क्वेश्चन हो तो